विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईसा में किन वैज्ञानिकों ने किया? लैमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तू को। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4 से 3.6 खरब वर्ष पूर्व, आर्कियोजोइक कल्प या प्री कैम्बियन काल में। जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक जैव विकास परिकल्पना किसने दी थी? ओपेरिन तथा हेल्डेन ने। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में यूरे और मिलर के सिमुलेशन प्रयोग में किन गैसों का प्रयोग किया गया? हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन। और कितने कितने रेशो में? 2:1:2 में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? जल में। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का किया जाता है। किसका किया जाता है? मधुमक्खी पालन का। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो महत्वपूर्ण है, मतलब जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर हम एपीकल्चर की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। क्या कहलाता है एपीकल्चर? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी क्या कहलाती है? कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन। पीसीकल्चर क्या कहलाता है? मछली पालन का अध्ययन। इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है? मछली का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन। सोरोलॉजी क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन। और डेंड्रोलॉजी क्या कहलाता है? झाड़ियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। और पोमोलॉजी क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अगर हम फलों के अध्ययन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी बोला जाता है। फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी बोला जाता है। अगर पक्षियों के अध्ययन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। मछलियों के अध्ययन की बात करें तो इसे इक्थियोलॉजी बोला जाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी कहलाता है। ओफियोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। अगर वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था? किसमें दिया था? माइक्रोग्राफिया में दिया। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की। किसने की? इवानोवस्की ने। और कब की थी? 1892 में। हीलोडर्मा क्या है? हीलोडर्मा क्या है? ये विषैली छिपकली है हीलोडर्मा। सबसे भारी कशेरुकी। अगर सबसे भारी कशेरुकी की बात करें तो कौन है? लुम्बर। जीवन के उद्भव का आधुनिक जैव रासायनिक सिद्धांत किसने दिया? AI ओपेरिन ने दिया। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता कौन है? हिप्पोक्रेटस।
कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन सा है? नील हरित शैवाल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन कहलाता है? लिस्टर। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनी ने किया। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किससे होता है? लेमिनेरिया से। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। 1 किलो शहद से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया था। अगर ये पूछा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी जीवाणु की खोज? ल्यूवेन हॉक ने। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? रोबर्थ ने की। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? आइजैक मैन ने की थी। जीव विज्ञान में सबसे बड़े छोटे संबंधित तत्व। अगर सबसे पुरानी स्तनी की बात करें तो वो कौन है? एकिडना है। सबसे पुराना कपी कौन है? गिब्बन। सबसे विषैला भारतीय सर्प कौन सा है? किंग कोबरा है। सबसे बड़ा सर्प की बात करें तो कौन सा है? अजगर है। सबसे बड़ी मछली क्या नाम है? रिनोडोन टाइपस, मीन्स वेल शार्क जिसे बोलते हैं। सबसे पुराना प्राइमेट क्या है? लीमर है। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड क्या है? पेरीपेट्स है। सबसे बड़े सिलेंट्रेट क्या कहलाते हैं? साइनिया व जेलीफिश। विश्व में सबसे विषैला सर्प, अगर विश्व में बात करें सबसे विषैला सर्प कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का पेनिनसुलर टाइगर सर्प। अगर भारत की बात करें तो क्या है? किंग कोबरा। सबसे लंबा स्तनी कौन है? जिराफ है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा, सबसे छोटा पुष्पीय पौधे की बात करें तो कौन है? बोल्फिया। क्या है? बोल्फिया। सबसे बड़े फूल की बात करें तो कौन है? क्या नाम है उसका? रेफ्लेसिया। सबसे छोटे बीज की बात करें तो क्या कहलाता? आर्किडस। किसके बीज हैं सबसे छोटे? आर्किडस के। दांत रहित स्तनी, दांत रहित स्तनी कौन सी है? चींटीखोर है। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? सिकोआ। सबसे लंबा आवर्तबीजी पौधा कौन है? यूकेलिप्टस है। सबसे बड़ा फल कौन सा है? लोडोरीसिया का। सबसे बड़ा फल किसका है? लोडोरीसिया का। सबसे बड़ा मोलस्क, अगर हम सबसे बड़े मोलस्क की बात करें तो क्या है? जॉइंट स्क्वेड। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन है? कछुआ है। सबसे बड़ी पत्ती क्या कहलाती है? विक्टोरिया रेजिया की है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी है? विक्टोरिया रेजिया की। सबसे छोटी कशेरुकी जंतु क्या कहलाता है? पेंडागा पिग्मेया नामक मछली है एक। ये क्या है? सबसे छोटी कशेरुकी जंतु है। विषाणु या वायरस, विषाणु की खोज की बात करें किसने की थी? इवानोव्स्की ने। कब की थी? 1892 में। विषाणु बना होता है, विषाणु किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है क्या? विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। ये क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। सभी विषाणु केवल जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं। अंततः ये होते हैं जो सभी विषाणु हैं वो सिर्फ किसमें प्रजनन कर सकते हैं? जीवित कोशिका के अंदर। तो ये क्या होते हैं? अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स।
विषाणु कैसे परजीवी होते हैं? अंतः कोशिका परजीवी होते हैं। सबसे पहले किस विषाणु की खोज की गई थी? तो कौन सी विषाणु की गई थी? तंबाकू का मोजेक विषाणु। तंबाकू का मोजेक विषाणु की सबसे पहले खोज की गई थी। पीत ज्वार, चेचक, पोलियो, चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज, सर्दी जुकाम रोग कारण क्या होता है? इसका विषाणु होता है इसका कारण। किस किस का? पीत ज्वार, चेचक, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, रेबीज, सर्दी जुकाम इनका। अधिकांश पादप विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मेनिनजाइटिस, रेबीज, पोलियो, पीलिया जिसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ये भी किससे होता है? विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से, ट्रैकेमा, चेचक, खसरा, छोटी माता, डेंगू, गलसोत और इन्फ्लुएंजा ये सब किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। अधिकांश जंतु विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। अगर हम ये बात करें अधिकांश जंतु विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। पोलियो के विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। विषाणु का संक्रमण करने वाला भाग क्या है? न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है, जिसे हम डीएनए या आरएनए बोलते हैं। एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस की वजह से होता है ये। एड्स विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। सबसे छोटा जंतु विषाणु कौन सा है? कोलोफेज F2। सबसे छोटा अगर जंतु विषाणु की बात करें तो कौन सा है? कोलीफेज F2। सबसे छोटा पादप विषाणु कौन सा है? सैटेलाइट। क्या है वो? सैटेलाइट तुबैको मोजेक। सैटेलाइट तुबैको मोजेक। सबसे बड़ा जंतु विषाणु की बात करें तो पोक्स विषाणु है। पोक्स क्या है? पोक्स विषाणु जिसे हम पोक्स वायरस बोलते हैं। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? सिट्रस टाइस्टेजा विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु क्या कहलाता है? सिट्रस टाइस्टेजा विषाणु। और अगर सबसे बड़ा जंतु विषाणु की बात करें तो क्या है? पोक्स विषाणु। जीवधारियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। कौन सा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों के लिए है? तो कौन सा है? मोनेरा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है जिसमें प्राणी जगत की कुल 80% जातियां हैं? क्या बोलते हैं उन्हें? संघ आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का। प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? इंसेक्टा जिसे हम कीट वर्ग बोलते हैं। किस संघ में केवल समुद्री जीव रखे गए हैं? तो किस में रखे गए हैं? इका इनोर्डमेंट में। किस में? इको इनोर्डमेंट में। मलेरिया ज्वार का कारण क्या है? प्लाज्मोडियम अंत्यकोशिका परजीवी। क्या कारण है? प्लाज्मोडियम अंत्यकोशिका परजीवी। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रमणकारी है? कौन सी है? स्पोरोजाइट। क्या है? स्पेरोजाइट जॉइट। मच्छर में प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था कौन सी है? तो मच्छर में कौन सी है? गैमीटोसाइड। कौन सी है? गैमीटोसाइड। मनुष्य में काला ज्वार रोग किससे होता है? तो वो किससे होता है? लीशमानिया डोनोवानी से। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो कितने में? 2 में। एक जंतु समूह और वनस्पति समूह। अगर ये पूछे अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो 2 में किया गया है। किस किस में? जंतु समूह और वनस्पति समूह में। जीव विज्ञान
में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे बोला जाता है? लीनियस को बोला जाता है। वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किसे कहा जाता है? लीनियस को बोला जाता है। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? कितने में किया है? तो इसने भी दो में किया है, एक पादप जगत और एक जंतु जगत, मतलब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। विटेकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो इसने कितने में किया है? 5 में। तो वो 5 कौन कौन से? मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो कौन कौन है? मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु जिसे हम बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया? तो किस में किया गया? मुनेरा में। विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ये किस में होते हैं? प्रोटिस्टा में किए जाते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना किस जगत में आता है? तो किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। शैवाल, मांस, पुष्पीय अपुष्पीय बीजीय पौधे, रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव किस जगत में आते हैं? ये पादप जगत में आते हैं। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो किस में आते हैं? पादप जगत में। किस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये किस में किए जाते हैं? कवक में, फंगी में। कौन से? यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी, मतलब जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, तो वो कौन से हैं? कवक हैं। किस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं? किस में किए जाते हैं? जंतु और मेटोजोआ में। जीवों की द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया? किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। अगर हम ये जीवों की द्विनाम पद्धति की बात करें तो किस वैज्ञानिक ने प्रचलित किया? ये किया कैरोलस लीनियस ने। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अगर मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्या है? होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। प्रमुख जीवधारी के वैज्ञानिक नाम। अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका है राना टिग्रीना। क्या नाम है? राना टिग्रीना। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिकस। क्या है? फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिकस। कुत्ता की बात करें तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियोरिस। क्या नाम है? कैनिस फैमिलियोरिस। अगर गाय की बात करें तो गाय का रासायनिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या नाम है? बॉस इंडिकस। अगर मक्खी की बात करें तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका। आम की बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंजीफेरा इंडिका। अगर धान की बात करें तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। गेहूं की बात करें तो गेहूं का ऐसा वो वैज्ञानिक नाम क्या है? टीट्रिकम एसिटबम। ट्रीटिकम और एसिटवम। मटर की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटिवम। चने की बात करें तो चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम। सरसों की बात करें तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या नाम है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस।
अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट की बात करें, इसमें जो सवाल पेपर में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं। मेंढक का पूछ लेते हैं, बिल्ली का आता है, कुत्ता का, और मक्खी का, और आम का। ये जो सवाल ये जिस पे मैंने टिक लगाए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी एक बार सारे देख लेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब करते हैं कोशिका और कोशिकांक मीन्स सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो जीव द्रव्य का 99% भाग किन 4 तत्वों से मिलकर बना है? तो किस किस से बना है? ऑक्सीजन कितना 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन 2.5%। तो अगर हम ये बात करें जीव द्रव्य का 99% भाग किन 4 तत्वों से मिलकर बना है, तो वो बना है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। जीव द्रव्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो कितना होता है? 80% भाग क्या होता है? जीव द्रव्य का जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो क्या होता है अनुपात? 81:19। किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? अगर हम ये बोलें कि किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य कितने भागों में बटा होता है? तो जीव द्रव्य 2 भागों में बटा होता है, एक कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य। कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है? कोशिका द्रव्य रहता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अगर ये पूछे कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है, तो कोशिका द्रव्य रहता है। कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या रहता है? अगर ये पूछे कोशिका में केंद्रक के अंदर क्या रहता है? क्या रहता है? केंद्रक द्रव्य रहता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या क्या कहा है? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है, जिसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 ईसा में किस वैज्ञानिक ने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लीडेन 1938 में और स्वान कब? 1939 में किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल और रस्का ने की। कब की? 1933 में। सुविकसित केंद्रक किन कोशिका में नहीं पाया जाता है? सुविकसित केंद्रक किन कोशिका में नहीं पाया जाता? तो वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका झिल्ली सेल है। अगर जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वो क्या है? कोशिका है। जीव द्रव्य का नामकरण सन 1839 ईसा में किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो कब किया? किसने किया? पुरकिंजे ने। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है? सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका का निर्माण किस क्रिया से होता है? उसमें केंद्रक की क्या भूमिका होती है? तो कोशिका विभाजन मुख्य अभिकर्ता की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है कोशिका। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित कोशिकांक तो कौन कौन से होते हैं इसमें अनुपस्थित? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी बॉडी नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता है,
लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रिका भी नहीं होती है और सेंट्रियोल भी नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति क्रमश किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की व सेल्यूलोज की। किस किस की बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज की। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है? तो ये किस में रहता है? यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका में उपस्थित रहता है? किस में रहता है? यूकैरियोटिक में रहता है। कोशिका भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। अगर कोशिका भित्ति कोशिका के लिए किस प्रकार सहायक होती है? तो कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में। अगर ये पूछे कोशिका भित्ति कोशिका के लिए किस प्रकार सहायक होती है? तो कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका के सभी अवयव जिस झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इंग्लिश में क्या? सेल मेम्ब्रेन जी बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80S प्रकार के। गोल्गी काय किस कोशिका में उपस्थित रहते हैं? किस में रहते हैं? यूकैरियोटिक में उपस्थित रहते हैं। क्या? गोल्गी काय। केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। किस में पाए जाते हैं? पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र, जिसे डबल हेलिकल बोलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किस कोशिकांग, अगर ये पूछे यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं? 70S प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किस रूप में पाए जाते हैं? एकल सूत्र के रूप में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुल कितने तंतु होते हैं? केवल एक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से अंग अनुपस्थित होते हैं? तो कौन कौन अनुपस्थित होते हैं इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक नहीं होता है, रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्गी काय भी नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रिका भी नहीं होता और ना सेंट्रियोल होता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? अगर ये बात करें कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। तारककाय सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी। किसने? बोवेरी ने। तारककाय किन कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना को क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। अंतः प्रद्रवी जलिका का क्या कार्य है? वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना। क्या कार्य है उसका? वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना। प्रद्रवी जलिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे लगी छोटी कणिकाएँ क्या कहलाती हैं? राइबोसोम कहलाती हैं। सर्वप्रथम 1953 ईसा में पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को किन वैज्ञानिकों ने देखा? किसने देखा था? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था।
सर्वप्रथम 1955 ईसा में जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम को किस वैज्ञानिक ने देखा? तो वो G.E. पैलाडे ने देखा था। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोक न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान कौन प्रदान करता है? वो राइबोसोम करता है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। स्तनी के किस रुधिर कणिका में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता है? तो किसमें? लाल रुधिर कणिका में। स्तनी के किस रुधिर कणिका में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जलिका नहीं पाया जाता? किसमें? लाल रुधिर कणिका में, मतलब आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो डी दुबे ने की थी। किसने बोली थी? डी दुबे ने। लाइसोसोम का कार्य क्या है? भारी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 24 प्रकार के। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। स्तनधारियों की किस रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता? लाल रक्त कणिका में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में किसने की थी? ऑल्टमैन ने की थी। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया? किसने दिया? बेंडा ने। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। गोल्जी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। किसे बोला जाता है? गोल्जी काय को। लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो केवल पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, आवणी लवक और वणी लवक। किस लवक की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है? किससे करता है? हरित लवक से। पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है? पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण। अगर ये पूछे पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है, तो पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? तो वो कौन सा? आवणी लवक कहलाता है। आवणी लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ों में और भूमिगत तनों में पाया जाता है। वणी लवक कहाँ पाया जाता है? पुष्प, फलवीति और बीज आदि में पाया जाता है। क्या? वणी लवक। टमाटर का रंग लाल किस वणी लवक के कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर में कौन सा वणी लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन होता है गाजर में। चुकंदर में कौन सा वणी लवक पाया जाता है? तो इसमें बीटानिन होता है। किसमें? चुकंदर में कौन सा होता है? बीटानिन। कोशिका की निर्जीव रचना क्या है? रसधानी है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन एवं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। चिंपैंजी की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 24 जोड़ी होती हैं। बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 21 जोड़ी होती हैं। जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टिटनेस, प्लेग, निमोनिया, सिफिलिस, काली खांसी और गोनोरिया। ये सब किससे होते हैं? जीवाणुओं से होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में उपस्थित 2 परस्पर लिपटे महीन
एवं कुंडलित सूत्रों को क्या कहते हैं? क्रोमैनीमेटा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैनीमेटा। प्रत्येक क्रोमैनीमेटा क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक गुणसूत्र कितने गुणसूत्र प्रत्येक गुणसूत्र कितने क्रोमैटिडों का बना होता है? 2 का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड किस स्थान पर जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। वंशागति का वाहक किन्हें कहा जाता है? गुणसूत्रों को कहा जाता है। अगर ये पूछे वंशागति का वाहक किन्हें कहा जाता है? गुणसूत्रों को कहा जाता है। केंद्रिका किसे कहते हैं? केंद्रक में उपस्थित सघन घोल रचनाएं। केंद्रिका किसे बोलते हैं? केंद्रक में उपस्थित जो सघन गोल रचनाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में क्या कार्य होता है? राइबोसोम के लिए आरएनए का क्या संश्लेषण होता है? अगर ये पूछे केंद्रिका में कार्य क्या होता है तो क्या होता है? राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन ए, ग्वानिन जी, थाइमिन और साइटोसिन सी। जैसे तो साइटोसिन सी से, थाइमिन को टी से डिनोट करते हैं और ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं और एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं। एडिनिन व थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन अवबंध पाए जाते हैं? तो कितने? 2 पाए जाते हैं। साइटोसिन व ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन अवबंध पाए जाते हैं? तो इनके बीच में कितने? 3 पाए जाते हैं। डीएनए की द्वि कुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन सन 1953 ईसा में किसने किया था? जेडी वॉटसन एवं ग्रीक ने किया था। तो डीएनए का कार्य क्या है? सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना होता है। तो डीएनए का कार्य क्या होता है? जितनी भी सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना होता है। डीएनए की इकाई क्या है? जीन है। आरएनए के निर्माण में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो आरएनए के निर्माण में नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए टी आरएनए होता है, एक एम आरएनए होता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन से आरएनए सहायता करते हैं? अगर ये बात करें प्रोटीन संश्लेषण में कौन से आरएनए सहायता करते हैं तो कौन से करते हैं? आरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। टी आरएनए व ये तीनों ही काम करते हैं। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। टी आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए जो का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाना होता है इसका कार्य। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या होता है? केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करना होता है इसका कार्य। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है आरएनए। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईसा में किसने देखा था? तो विरचाउ ने देखा था। कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। प्रोकैरियोटिक तथा अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणुओं, नील हरित, शैवाल
ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ में कौन सा विभाजन पाया जाता है? असूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले 1879 ईसा में किस वैज्ञानिक ने देखा? वोल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? कायिका कोशिका में, सोमेटिक सेल में होता है। तो आज के लिए इतना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी का कंटेंट अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।